अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। मैं हूँ रोहेल इंतखाब। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में दफातर में महफूज होंगे। नाज़रीन, बहुत अच्छी अच्छी खबरें आपके सामने रखनी हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कारोबार के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से। आपको पता है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपको बिज़नेस अपडेट्स दे रहे होते हैं। इस वक्त ख़बर ये है कि स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से कि मार्केट में 100 इंडेक्स 78,000 पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें हम ये देख रहे थे कि एक बुलिश ट्रेंड बरकरार है और इसको अबूर करते हुए इंडेक्स जो है बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ की बात करें नाज़रीन, तो आपको बताएं कि 100 इंडेक्स जो इख्तिताम हुआ, जो मार्केट क्लोज़ हुई, वो 91 पॉइंट्स की कमी से क्लोज़ हुई है। थोड़ा सा हमने देखा कि मार्केट का आगाज़ अच्छा हुआ और अब ये लग रहा है कि इंडेक्स बासानी इस वीकेंड या अगले हफ्ते 78 टू 79 पर अपने आप को पहुंचा देगा। शेयर्स में काफ़ी हलचल देखी, काफ़ी काम हुआ, लेकिन इस हफ्ते अगर हम कंपेयर करें पिछले हफ्ते से नाज़रीन, तो पिछले हफ्ते हमें ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आया था। उसकी बड़ी वजह ये है कि क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज कराची में तो डेफिनेटली जो रोज़ाना की ट्रेडिंग है वो इम्पैक्ट उसका आता है, मौसम की भी हवाले से और कुछ दूसरे फैक्टर्स भी हैं। आगे बढ़ें, अब बात कर लेते हैं कमोडिटी यानी कि गोल्ड की। हमने मुसलसल आपको गोल्ड के हवाले से नाज़रीन अपडेट रखा है कि इस वक्त मार्केट में जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो अपवर्ड हैं, वो बुल ट्रेंड अबूर कर रही हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात भी रखी और अब ये बताएं कि इस वक्त जो गोल्ड है वो 2 लाख से भी ऊपर है, यानी कि 2,60,000 से ऊपर है और 2,63,700 पे ट्रेड कर रहा है, जो हम ये कह सकते हैं कि ये 64,65,000 यानी कि 2,64,65,000 तक आराम से जाएगा बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आपको पता है डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम होने की वजूहात हम आपके सामने प्रोग्राम में रख चुके हैं। तो गोल्ड के हवाले से ये खबरें हैं। अच्छा, अब नाज़रीन बात करते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं या एवेन्यूज़ हैं जहाँ पर लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर किस तरीके से आप यूथ को या इन्वेस्टर को एम्पावर कर सकते हैं कि वो कैपिटल अपना इन्वेस्ट कर सके या जिस जगह पे भी वो इन्वेस्टमेंट कर सके वो उसका प्रॉफिट अच्छा मिल सके। क्योंकि हम देखते हैं जब से ये डिजिटल चीज़ें आई हैं तो डेफिनेटली एक स्टॉक एक्सचेंज का भी मैं एक इम्पैक्ट देखता हूँ कि वो सारा डिजिटली लोग उस पर आ चुके हैं। दूसरे फॉरम्स की बात कर रहा हूँ, डिजिटल के जो दूसरे फॉरम्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोगों को पता है कि किस करेंसी से कौन सी जो है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को देखते हुए पैसे बनाने। अच्छी चीज़ है, लेकिन नाज़रीन कोशिश ये करें कि हर चीज़ के लिए प्रॉपर चैनल यूज़ करें ताकि इससे गवर्नमेंट का भी फ़ायदा हो, टैक्स भी मिले और प्लस टैक्स के अलावा जो अहम चीज़ है वो जो करेंसी है ना, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बने। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये करेंसी स्टॉक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनती। बहरहाल नाज़रीन, बिज़नेस इशू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया आज प्रोग्राम में साकिब नियाज़ साहिब हैं और जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और ख़ुद बिलखसूस ये डिप्टी हेड ऑफ बिज़नेस हैं। साकिब नियाज़ साहब, आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम रोहेल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। बहुत अच्छा मौसम भी है। मौसम तो सर बहुत अच्छा है, लेकिन कारोबार का मौसम अच्छा नहीं है सर। कारोबार का मौसम अच्छा हो सकता है अगर हम जो आइडिया लेकर जा रहे हैं मार्केट में उस पर काम करें। बाज़ औक़ात होता है ऐसे कि हम आइडिया इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, एग्जीक्यूट भी हो जाता है, बट फिर बाद में पता चलता है कि आइडिया वाज कुड हैव बीन लाइक गिवन अ थॉट, मगर थॉट नहीं दी जाती और आइडिया को। एक कामयाब बिजनेसमैन की निशानी ये है कि वो लाइक सिरे से स्टार्ट करता है, रगड़ा खाता है और रगड़ा खा के आहिस्ता आहिस्ता सीखता है और सीखने के बाद वो किसी मकाम पे पहुंचता है। आज पता है आजकल मसला क्या है? शॉर्टकट। हाँ, बस रात को सोऊं मैं, सुबह उठूं और मेरा बिजनेस तरक्की करे, मिलियंस कमा लूं। हाँ। ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल, और ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि शॉर्टकट मैं लाइफ में आपको कहीं ले नहीं जाता। हाँ, हो सकता है वन ऑफ एक इक्का दुक्का हो सकता है, कभी कभी आपको कामयाबी मिल जाती है, बट वो भी शॉर्ट लिव्ड होती है। शॉर्ट लिव्ड, बहुत खूबसूरत बात। सर, हमारे पास प्लेटफॉर्म्स क्या हैं? अगर हम अभी स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे थे, हम कमोडिटी मार्केट की बात कर रहे थे, फिर मैंने फिनटेक एप्लीकेशंस जो मुख्तलिफ चल रही हैं जहाँ करेंसी ट्रेडिंग हो रही है, मैं उसकी बात कर रहा था। इस वक्त जो यूथ है, जो नौजवान है, वो एवेन्यूज़ तलाश कर रहा है पाकिस्तान के ग्राउंड में। आप क्या समझते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो इस वक्त एक एंटरप्रेन्योर को, एक बिजनेसमैन को फेस करने पड़ रहे हैं? आई थिंक एक इकोसिस्टम नहीं है एंटरप्रेन्योर के लिए। फ्रॉम द जो
फ्रॉम द स्टेट कह लें आप, एक इकोसिस्टम होना चाहिए, बट स्टेट्स पे काम कर रही है, दे वर्किंग ऑन इट, गवर्नमेंट इज़ रियली ट्राइंग हार्ड टू सॉर्ट ऑफ फैसिलिटेट द एंटरप्रेन्योर्स। और दूसरा आई वुड से जो एकेडेमिया है ना, जहाँ पे हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, आई थिंक उनको एक्टिव होना चाहिए, उनको इंटीग्रेट होना चाहिए दुनिया के साथ, क्योंकि वो इंटीग्रेट नहीं होंगे जब तक अपने साइलो से निकलेंगे नहीं, दुनिया से कनेक्ट नहीं होंगे, ग्लोबल लेवल पे नहीं जाएंगे, तब तक वो नौजवान जो आ रहा है उसका कसूर नहीं है। इतनी प्यारी साकिब साहब आपने बात की इंक्यूबेशन सेंटर की, यूनिवर्सिटीज़ ने बना तो दिए सिर्फ दिखाने के लिए, बताने के लिए कि ये सेंटर्स हैं, लेकिन वो उस तरह से एक्टिव फ़ाल नहीं है या उसमें इन्वेस्टमेंट उस तरह से लगाते नहीं हैं जिस तरह से वो डिग्री प्रोग्राम में लगा रहे होते हैं कि भाई ये अंडर ग्रेड है, ग्रेड है, इसके बारे में सोचें, इसमें इंटेक्स आना है। इंक्यूबेशन सेंटर को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, आपने इतनी अच्छी बात बोली। इंटरनेशनली हम देखते हैं कि इस पर बड़ा काम हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी और एफर्ट्स की ज़रूरत है। आई थिंक यस, ब्यूटिफुली आपने, आई थिंक जो इंक्यूबेशन चलाने वाला यूनिवर्सिटी में वो एक्सपर्ट होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि इंक्यूबेशन कैसे चलता है, उसको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टर मार्केट में कैसे उसको कैसे पुल किया जा सकता है, उसको पता होना चाहिए कि इस नौजवानों के साथ करिकुलम में क्या चीज़ें एम्बेड करनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि अगर इंटीग्रेट होना है दुनिया से, अगर एडवांस होना है, या इस इदारे ने, जो भी एकेडेमिया का जो भी इदारा है, उसने आगे बढ़ना है, तो वो नई नई टेक्नोलॉजीज़, नए नए आइडियाज़, हम घिसे पिटे आइडियाज़ से हमें आगे निकलना होगा। हम नहीं तरक्की कर सकते जब तक हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे नॉलेज पे, लर्निंग लेवल पे। और एक एंटरप्रेन्योर के लिए क्या चाहिए होता है, उसको कॉन्टीन्यूस लर्निंग चाहिए होती है। आप पता है आपको टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज हो रही है, मशीन लर्निंग आ रही है, एआई जो है वो बस छाने वाला है, डिस्ट्रप्शन बड़ी मार्केट में आने वाला है। आई टेल यू कि एकेडेमियाज़ जो हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, मुझे लगता है इन नेक्स्ट 5-10 ईयर्स पाकिस्तान में या अक्रॉस द ग्लोब ये हमारे फैसिलिटेशन सेंटर्स बन जाएंगे। बहुत प्यारी बात, क्योंकि देखिए दुनिया कनेक्ट हो रही है। अब आप प्रोफेसर कोई इंटरनेशनल हो, वो आप यूट्यूब पे, अब तो आपको पता है कि होलोग्राम टेक्नोलॉजी भी आ गई है, आप बैठे बैठे आप फील कर सकते हैं कि आपको कोई पढ़ा रहा है। सो अगर दुनिया वहाँ जा रही है, हम यहाँ खड़े हैं, हमें भी आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, मगर वो कर सकता है जो सोच रखता हो। अगर सोच नहीं है तो फिर आइडिया कोई किसी काम का नहीं है, बिल्कुल बेकार। नौजवानों का कसूर नहीं है, नौजवान बिल्कुल फ्रेश माइंडसेट के साथ आते हैं, खाली प्लेट के साथ आते हैं। उसको भरने वाला जो है, उसको गाइड करने वाला, मेंटोर करने वाला जो है वो उस्ताद होता है, क्योंकि वो उसके लिए आई थिंक रोल मॉडल होता है। बहुत प्यारी बात। मगर हमारे पास ऐसा नहीं है, होना चाहिए। मेंटोरशिप की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आप जो बात कर रहे हैं इसमें बहुत वज़न है, इसलिए वज़न है कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, आपने सोच की बात की, नई सोच देना। मसला हमारे यहाँ सोसाइटी की सोच का है, सोसाइटी की जो मुश्तरका सोच है ना, इस वक्त जो अगर मैं, क्योंकि मैं लोगों में इंगेज होता हूँ, आप भी पब्लिक के साथ इन्वॉल्व हैं, पब्लिक स्पीकिंग के साथ, आपको पता है यही सोच है कि जी ग्रेजुएट होने के बाद नौकरी कहाँ लगनी है, सही बात कितने है। पैसों, ये सोच हमें ख़त्म करनी है कि भाई नौकरी ही क्यों करनी है। बिल्कुल, आप लेट्स स्टार्टअप समथिंग, कुछ भी आप स्टार्ट करें, अपनी गली मोहल्ले से स्टार्ट करें, उसको प्रॉपर आप चैनलाइज करें। जब आप कारोबार शुरू करें, देखें तालीम आपको शऊर देती है, डिग्रीज आपने पढ़ ली 4-4 साल, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ ली, लेकिन दिमाग आपका फारिग हो गया है। बिल्कुल। और उन्होंने सिर्फ आपको बुक्स में लगा दिया कि थॉमस एल्डन क्या कहते हैं या फिलिप मॉरिस ने क्या कहा, 5 पीस ने बस ये दिमाग में डाल दिया। आप जो बात करें एआई वगैरह की, सारी चीज़ों की, आपने अब उस हिसाब से अपना इकोसिस्टम डेवलप करना है। सर मुझे ये बताइए, सोच कैसे बदलेंगे, कैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स को परवान चढ़ा सकते हैं? सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग, आई थिंक ये खुद की, जैसे बच्चा दाखिल होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, थोड़ा सा जब उसको दुनिया में आंखें खोलता है, शऊर स्पेसिफिकली जब वो देखता है दुनिया को, तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है एम्बेड होनी चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ना सिर्फ घर से स्टार्ट होना चाहिए कि आप रीज़न करो, क्वेश्चन करो। अगर क्वेश्चन नहीं करोगे, रीजनिंग नहीं करोगे, तो आप कैसे पहुंच सकते हो या कैसे इनोवेट कर सकते हो कोई भी आइडिया। केस इन पॉइंट इलॉन मस्क, क्रिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चनिंग। ये रॉकेट जो है ये वापस क्यों नहीं आ सकते, ये फट क्यों जाते हैं उधर, इनको वापस आना चाहिए। और बाहर का बच्चा सवाल करता है, हमारा स्टूडेंट यहाँ पर, हमारा यूथ सवाल नहीं करता, वो गूगल पे लिख लेगा, कम्युनिकेशन नहीं करेगा सर। क्योंकि हमने सोच हमारी ये है फ्रॉम द
एकेडेमिया पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम ऑब्वियसली वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, घर में भी वही सोच, फिर आगे वही सोच, वो सोचने पे, क्वेश्चन करने पे डांटता है, डांटना नहीं चाहिए। कल्चर बैरियर्स हैं हमारी सोसाइटी जो कल्चर बैरियर हम देखिए हमें ही ख़त्म करना होगा। वेरी राइट। और एक इदारा है जिसने रिसर्च की, कोई 3-4 साल लगाए रिसर्च में, उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि यंगस्टर्स के साथ मसले क्या हैं। सबसे बड़ा सर फहरिस्त आपको मसला बताऊं रोहेल, एकेडेमिया और इंडस्ट्री का डिस्कनेक्ट। एकेडेमिया कुछ चाह रहा है, इंडस्ट्री कुछ चाह रही है। एकेडेमिया कह रहा है, नौजवान कह रहा है कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं, और जो सप्लाई साइड है, सॉरी जो डिमांड साइड है इंडस्ट्री, वो कह रही टैलेंट कहाँ है। अब मैं इस पे एक बात लाजमी रखूँगा, आपने ये वो बात की जो मेरे दिल के बड़ा करीब है और बड़ा हसास मामला है। मैं खुद एकेडमिया का हिस्सा हूँ, एकेडमिक्स देख रहा हूँ। प्रॉब्लम आता है रेगुलेटर की तरफ से सर। अब इंडस्ट्री चलानी है, एजुकेशन सिस्टम चलाना है। अब एजुकेशन सिस्टम में आप जैसे मेंटोर्स, आप जैसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आके हमें गाइडलाइंस देते हैं, हम वो करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, हम उसके तहत पॉलिसीज़ बनाते हैं। फिर एक रेगुलेटर है, वो जी विज़िट करता है कि नहीं ये हमारी XYZ पॉलिसी के तहत इस पे नहीं जा रहा। मैं उस रेगुलेटर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको पता है कि हु इज़ गोइंग टू रेगुलेट एजुकेशन सेक्टर्स एज वेल। सो मुझे बताएं कि वहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट सतह पर, नेशनल सतह पर। ऐसा नहीं कि हमारे इदारे कुछ नहीं कर रहे सर, बहुत अच्छा काम हुआ है। नादरा जिस तरह से काम कर रहा है, गुज़िश्ता 8 साल पहले जो डेटा बेस सिस्टम था, चौधरी निसार साहब ने बेहतरीन काम किया। बिल्कुल। फिर उसके बाद अपडेट्स आई, दूसरे हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स पे सर गवर्नमेंट काम कर रही है। ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ से पहले कुछ चीज़ें बनी थी, उससे पहले भी कुछ चीज़ें बनी थी जो बहुत अच्छी थी। वो फिर एक थोड़ा सा पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगा हमारा, उस पर क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन मसला ये आ रहा है कि एजुकेशन की रेगुलेशन का प्रॉब्लम है। दूसरा, जब रेगुलेशंस में एजुकेशन के मामले में सियासत इन्वॉल्व हो जाएगी ना सर, तो आप कुछ नहीं कर सकते। सही बात है, सियासत कहीं पे भी इन्वॉल्व होगी, इंटरवेंशन होगी, तो फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन हम उसकी बात नहीं कर सकते। आप जिस इदारे की तरफ इतना लंबा कर रहे हैं, मकसद ये था कि चीज़ों को बताओ। आई हैव आल्सो वर्कड विद देम। ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, बट स्लो है क्योंकि गवर्नमेंट लेवल थोड़ा स्लो चलता है, बट इट्स देयर, वी आर गोइंग देयर। ट्रांसफॉर्मेशन का आगाज़ हो चुका है। बट देन अगेन आइडिया यही है कि हमें, क्योंकि हम साइलोज में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल PSTD, पाकिस्तान सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे मैं हूँ डेप्यूटी हेड ऑफ बिजनेस, वहाँ पे हम एक स्टूडेंट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं। सो वो मैं जो आपको बात कर रहा था कि हम एकेडेमिया और इंडस्ट्री का जो बड़ा डिस्कनेक्ट है, वी आर ट्राइंग टू ब्रिज दैट। एंड हाउ आर वी डूइंग दैट? हम इंडस्ट्री से लोग बुलाते हैं, यूनिवर्सिटी से बच्चे कैंडिडेट्स बुलाते हैं, एक जगह पे बिठाते हैं और उनको कनेक्ट करते हैं। और कनेक्ट होने के बाद होता क्या है, नेटवर्किंग होती है, एक लाइक डिस्कोर्स होता है, बातें होती हैं। उसके बाद फिर ऑब्वियसली नौजवान जो आता है वो ट्रांसफॉर्म एक चेंज फील करता है कि समबडी फ्रॉम द इंडस्ट्री इज़ एक्चुअली देयर, जिससे मैं बात कर सकूं, जिससे मैं मसले डिस्कस कर सकूं, जिससे मैं अपने करियर की बातें कर सकूं। हमारे यहाँ वो भी तो है ना कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, बट PSTD इज़ देयर। माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के। अच्छा सर, मुझे बताएं प्रोसेस क्या होता है? मतलब आप लोग एकेडमिक्स या एजुकेशन सेक्टर को कांटेक्ट करते हैं कि आप हमें इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स दीजिए, या यूनिवर्सिटी के अलावा भी स्टूडेंट्स आपको अप्लाई कर सकते हैं, और आप कराची में बैठे हुए, अगर मैं चाहता हूँ इंटीरियर का बच्चा सर, उसको मौके मिलने चाहिए, तो वो क्या अप्रोच कर सकता है या नहीं कर सकता? तो मुझे बताएं कि रिमोट एरिया से अगर स्टूडेंट कोई आ सकता है तो वो कैसे आप लोग को कांटेक्ट करेगा? आप लोग का क्या पॉलिसी, क्या मैकेनिज्म में थोड़ा बताएंगे? देखिए आइडिया ये, एक तो हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ को नहीं अप्रोच करते। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे वैसे ही आपकी क्रीम जाती है, बच्चे जाते हैं, उनके ऑलरेडी MOUs हुए हैं 10-10, 15-15 साल पुराने, इंटरनेशनली भी उनके हुए हैं, हु कुड अफोर्ड। बट हम उन यूनिवर्सिटीज़ के पास जाते हैं जिसमें आप देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स। हम अपने अगर इस सोसाइटी में जाएँ तो एक तबका जो नीचे है या मिडिल में है, वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जा सकता है जो अफोर्ड कर सकता है। सो हमारा स्पेसिफिकली ना सिर्फ उन यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे वो बच्चा आ रहा है, तो हम चाह रहे होते हैं कि हम वहाँ से बच्चे उठा के उनको पॉलिश करें, बिकॉज ऑलरेडी उन बच्चों को तो चांसेस मिल रहे हैं जो दे हैव द मनी टू सपोर्ट देयर स्टडीज़। बट वो बच्चा कहाँ जाए जो सपोर्ट नहीं कर सकता फाइनेंशियली अपने आप को, या जैसे फॉर एग्जांपल वो किसी यूनिवर्सिटी में है। सो हम वहाँ से MOUs हमने साइन किए यूनिवर्सिटी के साथ, यूनिवर्सिटीज़ बच्चे भेजती है। हमारा अभी भी साइकिल शुरू होने वाला है स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का। सो यूनिवर्सिटीज़ के नाम आपको बता सकता हूँ ऑफलाइन। नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, तो हाँ। सारी यूनिवर्सिटीज़ अच्छा काम कर रही हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, जो आप इंटीरियर की बात करें, फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम इंटीरियर सेंटर,
मैंने अपने आप को खुद तलाश किया है, एक्सप्लोर किया है, रगड़ा खा के। और ऑब्वियसली आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप कंपेयर करें खुद को तो आप स्ट्रांग होंगे। या आपने जितने ज़्यादा ज़िंदगी में कहते हैं ना धक्के खाएं और ठोकरें खाई हैं, वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मुझे याद है वो ज़माना 2006 जब मैं कराची आया करता था, मेरी यूनिवर्सिटी खैरपुर में हुआ करती थी। सो एक प्रोग्राम हुआ करता था यहाँ पे कराची में, जो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम था। तो मैं सुबह को बल्कि रात को सफ़र करता था, सैटरडे सुबह यहाँ पहुँचता था, फिर वो प्रोग्राम अटेंड करता था, संडे को फिर अटेंड करता था, फिर मैं रात को संडे को वापस चला जाता था और फिर सुबह मंडे को यूनिवर्सिटी जाता था। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको रगड़ा तो चाहिए। आपको मैं वही बात कर वापस उसी बात पे आएंगे, शॉर्टकट नहीं है लाइफ में। आपको अगर लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखनी है तो रगड़ा तो लगेगा। जो आजकल प्रॉब्लम है नौजवान को लगता है, क्योंकि आजकल नौजवान कहते हैं कि हमें शॉर्टकट में सारी चीज़ें चाहिए। नहीं हो सकता, दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छा साकिब, एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बिकॉज यू आर इनटू पब्लिक स्पीकिंग एंड मेंटरशिप एंड कोचिंग एज वेल। अब टीचिंग मेथड या क्राइटेरिया अब डिफरेंट हो गया है। बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। अब वो नहीं है कि 3 घंटे की क्लास में आप सिर्फ बच्चे को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, थियरी, रेफरेंसेस। बिल्कुल। अब एआई के तहत आपको वीडियो के रिव्यूज़ भी दिखाने, आपको गूगल्स पे क्या चल रही है, गूगल स्कॉलर के आर्टिकल्स भी शेयर करने अगर रिसर्च का स्टूडेंट है तो, और आउट ऑफ द बॉक्स जाके, ताकि बच्चा इंटरेक्ट कर सके एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटोर, एज अ कोच। जब तक तालिब इल्म को उस्ताद से डर होगा ना, वो सवाल नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो वो टीचिंग मेथड जो काफ़ी आउटडेटेड था, वो अब हमने अपडेट किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एकेडमिया ने किसी हद तक इन नंबर्स पर काम किया। आपकी क्या सजेशन है? एकेडमिया बिल्कुल काम कर रहा है। मैंने एक इदारे के साथ काम किया जिसमें हमने स्पेसिफिकली लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, इवन डॉक्टर्स के साथ काम किया। देखिए दुनिया आगे जा रही है, हमें अगेन एक टीचर को फैसिलिटेटर बनना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। वो टीचर जो सिर्फ वन वे लेक्चर है, वो अब नहीं चल सकता जब तक फैसिलिटेटर नहीं है टीचर। क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन गूगल से आप उठा सकते हैं। एक स्टूडेंट आप अगर टॉपिक भी पढ़ा रहे हो गूगल या एआई या चैट जीपीटी से सब आपको करिकुलम निकाल कर दे देगा। देन टीचर का रोल क्या रहेगा? टीचर का रोल ये रह जाता है कि वो फैसिलिटेटर बने, पहले खुद इन डेप्थ स्टडी करे, उसकी क्वेश्चंस बनाए, सवाल, क्योंकि खजाना मौजूद है स्टूडेंट में। टीचर का काम है उसको अनलॉक करना, और चाबी टीचर के पास होती है, और चाबी सवालों से खुलती है। क्या बात है। और सवाल ऐसे नहीं करेंगे, ना वो स्टूडेंट एंजॉय करेगा, ना वो आपसे कनेक्ट हो पाएगा, ना आपको अंडरस्टैंड करेगा, और ना ही वो पोटेंशियल जो अंदर मौजूद है, हर इंसान में मौजूद है। सही बात है। इलॉन मस्क उसी अल्लाह ने पैदा किए हैं जिससे रोहेल या आप, मैं या बिल्कुल ऐसे ही, कोई अलग से दिमाग एक्स्ट्रा थोड़ी लगा हुआ है। मगर डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है माहौल का। माहौल को हम बनाते हैं, हम फर्द बनाते हैं, और एकेडमिया बनाता है जहाँ पे लोग सीखने जा रहे हैं, नौजवान सीखने जा रहा है। तो उस्ताद के पास खजाना है, फैसिलिटेट करें, क्वेश्चंस को वेलकम करें, क्वेश्चंस को रिजेक्ट ना करें। क्वेश्चंस आपके लिए आपकी कैपेबिलिटी को जज नहीं करते, समझने के लिए। बहुत प्यारी बात। और आपको सोच, आपका सवाल का ताल्लुक ही आपसे सोच से। तो आपकी सोच होगी तो आप सवाल करेंगे। अच्छा साकिब, मुझे एक चीज़ ये बताएं कि ट्रेनिंग्स का कंसेप्ट हमारे मुल्क में कम क्यों है इतना अब मैं देख रहा हूँ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स का रुझान बढ़ गया है। अब कंपनीज रियलाइज़ कर रही हैं कि जी ट्रेनिंग्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं एम्प्लॉय की वेलबींग के लिए और एम्प्लॉय की ग्रूमिंग के लिए। अच्छा, एम्प्लॉय के अलावा भी अगर हम देखें, ट्रेनिंग्स का ताल्लुक यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एकेडमिक्स थियरी तो आपने बता दी, वो सिलेबस से अकॉर्डिंग, आपके कोर्स से अकॉर्डिंग है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, नेटवर्किंग स्किल्स, पब्लिक रिलेशंस, इस पे ट्रेनिंग का इन्हिसार अब बढ़ रहा है। आपका दायरा इसमें क्या अहम किरदार अदा कर रहा है? हमारा दायरा पिछले 58 साल से है पाकिस्तान में, जो स्पेसिफिकली ट्रेनिंग में काम कर रहा है। देखिए किसी भी कंपनी का ताल्लुक, बल्कि पर्पस, एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द प्रॉफिट। ठीक है, एक मिनट साकिब साहब आपको रोकूंगा, हम ज़रा गोल्ड की बात कर लेते हैं। अभी हम प्रोग्राम के इंट्रो में बात कर रहे थे कि सोना बड़ा एक्सपेंसिव हो रहा है, और इसी हवाले से नाज़रीन आपको बताएं कि जो सोने की कीमत है वो बहुत बढ़ गई है, और इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अरशद ने। ये गोल्ड एक्सपर्ट के हवाले से हमें अपना ओपिनियन देंगे। मोहम्मद अरशद साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच। सर कहाँ रुकेगा सोना जाकर? 2 लाख से ज़्यादा तजावुज़ कर गया है, 60,000 के रेट देके पे 61 पर आया, 62 पे 63 पर आया।
ये तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ चुका है। तो क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर मामला तय होंगे, कहाँ पर रुकेगा? बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं सर। जी देखें, डिपेंड करता है इंटरनेशनल मार्केट में। आप इंटरनेशनल मार्केट में देखें बहुत ज़्यादा दबाव है और सोने की कीमतें जो हैं वो रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। अभी भी अगर हम करंट पोजीशन देखें तो $2515 पर ट्रेड हो रही है। तो यही वजूहात हैं। खलीजी ममालिक जो है हमारे वहाँ कशीदगी है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट पे दबाव है और सोने की कीमतों में इजाफा हो रहा है। सर ये बताइएगा कि जो हमारी लोकल मार्केट है, ये तो ठीक है आपने इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स रखा, तो इसमें अभी हम जब बात करते हैं गोल्ड के, जो यहाँ पर एसोसिएशन के लोग हैं वो कह रहे हैं काम ही नहीं है। इस वक्त डिमांड होती है गोल्ड की, लेकिन ज़रूरत के तहत सौदे हो रहे हैं और ज़रूरत के तहत लोग इसकी बाइंग कर रहे हैं। फिर सर ये होल्डिंग किया हुआ है, क्यों अचानक से रेट बढ़ रहे हैं? ये मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही है। आप डॉलर का रेट भी चेक करें, वो भी स्टेबिलिटी की तरफ है। मॉनेटरी पॉलिसी के नंबर्स भी हमें बेहतर नज़र आए, इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन का रेट है वो भी हमें बेहतर लगा। फिर ये जो गोल्ड है, इसकी प्राइसेस एकदम से हाइक होने की वजूहात क्या हैं लोकल मार्केट में? देखिए जी, देखें करेंसी तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तानी करेंसी जो अल्हम्दुलिल्लाह रुकी हुई है और 278.40 पर ट्रेड हो रहा है डॉलर। लेकिन हम जो सोने की कीमतें हैं वो इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड होती हैं, और जब आलमी मार्केट के अंदर सोने की कीमतें बढ़ती हैं तो दबाव पाकिस्तान में भी पड़ता है और कीमतों में इजाफा देखा जाता है। अब देखें ना, इस वीक के अंदर ही जो है $60 के करीब मार्केट ऊपर गई है। आलमी मार्केट के अंदर दबाव आया सोने की कीमत को, वरना 2,50,000 पे 52,000 51,000 पर ट्रेड हो रहा था पाकिस्तान में सोना, और आज हम देखते हैं कि 60,000 से तजावुज कर गया। तो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई हमारा सेक्टर भी और हमारा बिजनेस भी, क्योंकि शादियों का सीजन होने के बावजूद जो है कारोबार नहीं है, मार्केटों में सन्नाटे छाए हुए हैं। और अब एक मतलब मिडिल क्लास से भी जो है उनकी पहुंच से दूर होता जा रहा है सोने की खरीदारी जो है। और गिफ्ट आइटम वाले जो वर्कशॉप से जो बनाते थे वो भी बंद हो रहे हैं और तकरीबन बंद हो गए, क्योंकि अब एक आम आदमी की और गरीब की पहुंच से जो है बहुत दूर हो गया है सोने की खरीदारी करना। तो समझ लें 1 ग्राम भी जो है वो, अगर कोई 1 ग्राम की बालियां भी कोई लेने जाता है मार्केट के अंदर तो 20-22 हज़ार से तजावुज कर जाती हैं। अच्छा सर, मुझे अब ये बताएं कि फैक्टर्स क्या हैं इंटरनेशनल मार्केट में? ठीक है, आपने बता दिया कि आप इंटरनेशनल मार्केट से उसको रिलेट कर रहे हैं। व्हाट आर द मेन फैक्टर्स जो प्राइसेस हाई हो रहे हैं गोल्ड की, क्या वजूहात हैं? यही वजूहात है कि जो आलमी दुनिया के अंदर इस वक्त खलीजी रियासतों के अंदर जो कशीदगी है, ये इंशाल्लाह ताला अगर अपने मामला इनके तय हो जाते हैं तो $150 जो है माइनस देखेंगे, और पाकिस्तान के अंदर भी सोने की कीमतें इंशाल्लाह 2.5 लाख से नीचे आ जाएंगी, 2,50,000 से। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरशद साहब आपके वक्त का। आपने एक बात रखी कि इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें कशीदगी बताई जा रही है, जिसकी वजह से इनके अकॉर्डिंगली के सोने के प्राइसेस में इजाफा हो रहा है। साकिब साहब, आपको क्या लगता है मुल्क में हमारा जो इस वक्त गोल्ड है, ये इतनी तो अगर हम देखें डिमांड नहीं है। मैंने अगर लोगों से बात भी की है, मार्केट के भी लोग हैं, वो कह रहे हैं काम ही नहीं है। तो फिर सोने के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं सर हमारे मुल्क में? आई थिंक जहाँ जैसे वो रीज़न जिसकी वो बात कर रहे थे स्पेसिफिक, ये जहाँ पे अनरेस्ट है ना वहाँ पे अनसर्टेनिटी है। सो अनरेस्ट है तो मार्केट देखिए आप, अनसर्टन है यहाँ पे। अगेन एक बंदा भी अनसर्टन है कि मैं क्या क्या करूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कैसे करूँ। बट येस ग्लोबली इसका इफेक्ट तो पड़ता है, बिकॉज ग्लोबल हम कनेक्टेड है ना। अगेन मैं वही हम बात कर रहे थे कि ग्लोबली अब इंटीग्रेशन ज़रूरी है। सो कैन आई थिंक ग्लोबल अनरेस्ट की वजह से स्पेसिफिकली जो मिडिल ईस्ट में अनरेस्ट है, जहाँ से कॉन्फिडेंस ड्राइव होता है मार्केट में, तो वहाँ पे अगर अनरेस्ट है तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये आपको दिख रहा है। तो सही बात कर रहे थे वो कि जब तक वो सही नहीं होता, सही चीज़ें नहीं होती सर, एक चीज़ कोई हमारी बिगड़ी हुई हो तो हम उस पर सोचें। इतने मामला ख़राब हुए हुए हैं और इस वक्त इकॉनमी का जो इस वक्त वसाइल हमारे पास आप देख लें कितने, और मसाइल की लिस्ट है लंबी। तो जहाँ से फंड्स आ रहे हैं, या IMF है, या हमारे पास जो रोलिंग वाला पैसा है वो बड़ा महदूद है। रिजर्व्स ही नहीं है हमारे सर। रिजर्व्स होंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी, तो मुल्क आपका तरक्की करेगा। बट रोहेल, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर बाय फिक्सिंग दैट समवेयर। जब तक वो फिक्स नहीं होता, किसको पाकिस्तान की इकोनॉमी की केस स्टडी देते हैं? कोई मैं तो कहता हूँ दुनिया में ऐलान कर दिया जाए कि भाई ये केस है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल करना है।
कौन इसको आगे सॉल्व करेगा? ये चैलेंज है। आज इन दुनिया के माहिर मईशियत जितने भी जो दुनिया में जो फाइनेंशियल और इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं और जो आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं और यूएस जैसी मार्केट्स चला रहे हैं और जापान जैसी मार्केट्स चला रहे हैं, चैलेंज लें, आए करें। ठीक, बिल्कुल सही बात है। देखिए वो आई थिंक कोई भी कर सकता है, पाकिस्तान से भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कर सकते हैं, बट फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम चाहिए और वो फ्रीडम हमको इसलिए काम नहीं मिल सकता करने दें। बिकॉज़ ऑफ आईएमएफ, राइट? यस, काम, हाँ आईएमएफ भी है एट द सेम टाइम, बट स्टिल विद आईएमएफ आई थिंक फ्रीडम टू एक्सेस, यू नो, टू इम्प्लीमेंट थिंग्स। सो जब तक फ्रीडम नहीं मिलेगा तब तक हम, आप अपनी मिसाल ले लें, हम घरों की मिसाल ले लें, अपने इदारों की मिसाल ले लें, अब जब तक आपको फ्रीडम नहीं मिलता तब तक आपको वो पोटेंशियल है बाहर नहीं निकलता, तब तक थ्राइव नहीं करते। फ्रीडम होगा तो फिर ऑब्वियसली आहिस्ता से चीज़ें समझना भी शुरू करता है बंदा और चीज़ें को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना शुरू करता है, और फिर ऑब्वियसली ये जो असल ग्रोथ है ना वो होती ही तब है जब आप पानी डाल के छोड़ दें और फिर देखते रहें। साकिब साहब, हमारे मुल्क में फ्रीडम इतना आसान नहीं है, ख़ास तौर पे इकोनॉमी वाले मामला चलाने में। आपने इतनी खूबसूरत बात बोली कि इस वक्त यहाँ पर भी बड़े काबिल लोग हैं, या बड़े अच्छे दिमाग हैं, वो आए, कोशिश की, कुछ डिलीवर करना चाहा, लेकिन हट गए बिकॉज ऑफ फ्रीडम। आपको पता है कि इतना आसान नहीं है पाकिस्तान जैसी मार्केट को चलाना। सर मुझे एक चीज़ ये बताइए, हम गोल्ड से पहले बात कर रहे थे कि टीचिंग मेथड की और मेंटोरशिप के हवाले से, ट्रेनिंग्स की हम बात कर रहे थे कि ट्रेनिंग के हवाले से क्या आप समझते हैं कि इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स बना सकते हैं कि किस तरह से हम ये कोई पूल हो या कोई स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर की आपने बात की, कोई नेशनल सतह पर कुछ ऐसा कर लें कि जिससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो जाए और पाकिस्तान में जो है पैसा जनरेट हो सके? आई थिंक फ्रीलांसर कम्युनिटी को आपको फ्रीडम देना होगा, अगेन एट द सेम टाइम उनके लिए इकोसिस्टम बनाना होगा। नहीं चल रहा सही। यस, इकोनॉमी, दे आर क्राइंग, एब्सोल्युटली, दे आर लूजिंग। अब देखें, इफ दे आर क्राइंग बिकॉज ऑफ इंटरनेट, हुज जॉब इज इट टू फिक्स इंटरनेट? अब हमारे यहाँ आए दिन केबल कट जाती है। कल खबर आई है कि ये जी मामला अक्टूबर तक जाएंगे, लोग इसको रिलेट करें किसी और चीज़ के साथ। सी द सिचुएशन सर। यस, दैट्स राइट, यू आर राइट। सो देखिए, ये हुज गोना फिक्स दिस? हम फिक्स करेंगे ना, कोई बाहर से आके फिक्स नहीं कर सकता। हम फिक्स करेंगे। साकिब साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली है, हम फिक्स करेंगे इसको। एब्सोल्युटली। देखिए, हम इफ यू वेट फॉर समबडी फ्रॉम internationally who could come and fix the issues, no. और हम फिक्स करने के मूड में नहीं है फिर आपको आई थिंक अगर मूड में नहीं है तो फिर ये मुल्क नहीं चल सकता, फिर आपको घर बैठना चाहिए। और बड़ा अफसोस हो रहा है इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है सर, यकीन करें रोज़ सुबह एक ख्वाब कह लें या ख्याल आता है कि जी मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क में जाएं, वहाँ पर अपना गुजर बसर करें। फिर ये ख्याल भी आता है कि इस हालत में मुल्क क्यों छोड़ के जाएं, अगर सब चले जाएंगे तो फिर इस मुल्क को देखेगा कौन? बिल्कुल। लेकिन अपनी ज़ात पे सेक्रीफाइस करना, और कुछ लोगों ने नहीं किया, दे आर जस्ट मूविंग, कुछ जा चुके हैं। आप देखें पासपोर्ट ऑफिस का हाल, रश लगा हुआ है वहाँ पे, 6-6, 7-7 महीने पासपोर्ट डिले है क्योंकि एकदम से इतना डिमांड आ गया है। रोहिल, इसलिए ना क्योंकि मुल्क में अनसर्टेनिटी है, पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या है मेरे लिए। अगर ये अनसर्टेनिटी, यू नो, ये जो बबल है, और आई वुड से दैट, यू नो, ये जो एक फिजा क्रिएट हुई है, इसमें अगर कॉन्फिडेंस आ जाए तो नौजवान नहीं जाएगा। नौजवान कहेगा मैं यहीं रहूँगा, यहीं पे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, यहीं पे कमाऊँगा, और यहीं पे ऑब्वियसली योर रूट्स आर है, सही, योर फैमिली इज है। बहुत प्यारी बात कि मुल्क में इस वक्त अनसर्टेनिटी है और जब तक ये फ़ज़ा रहेगी, चाहे इकॉनमी हो, पॉलिटिक्स हो, कुछ बेहतर नहीं हो सकता। साकिब साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत खूबसूरत टॉपिक पे सर ने डिस्कशन किया कि जी इकॉनमी ग्रोथ कैसे हो सकती है, मेंटरशिप की इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है, फर्दर के ट्रेनिंग को डेवलप हम कैसे कर सकते हैं और स्टूडेंट की, यूथ की सोच को कैसे बदला जा सकता है। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद इश्यूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, और अब बात कर लेते हैं हम मौसम की। इस वक्त कराची का, हैदराबाद का और बिलखुसूस सूबा सिंध का मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन साथ साथ रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है अर्बन फ्लडिंग का और ज़्यादा बारिश होने का
वो कराची और लाड़काना और हैदराबाद बताया जा रहा है। मॉनसून का मजबूत सिस्टम आज हैदराबाद और कराची में दाखिल हो जाएगा और आज बहुत ज़्यादा बारिश एक्सपेक्ट की जा रही है जो 31 अगस्त तक जारी रहेगी। इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा 5 न्यूज़ मंसूर ज़िया ने। मंसूर अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको, गुड मॉर्निंग कहेंगे, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रोहेल, आपको भी बहुत बहुत जो हम खुशामदीद कहेंगे। मौसम जो है वाकई आज बहुत अच्छा हो रहा है, तो हम भी जो है आज सड़कों पे निकले हुए हैं और कराची का मौसम जो है एंजॉय कर रहे हैं। मज़ार कायद की तरफ हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, मज़ार कायद पे आप मौजूद हैं, आप लोग तो निकल गए लेकिन हम तो स्टूडियोज़ में। ये बताएं कि कुछ पकोड़े वगैरह लेकर आएंगे हमारे लिए या नहीं, सिर्फ खुद ही घूम फिर कर खा पी के आ जाएंगे? जी बिल्कुल, पहले तो हमने सोचा है कि खुद ही हम लोग पकौड़ों वगैरह पे हाथ साफ कर लें, क्योंकि अमूमन बड़ा मुश्किल होता है जब फील्ड पे निकले हुए होते हैं, तो ध्यान पहले यही होता है कि पहले जो है अपने नाज़रीन को हर खबर से आगाह कर सकें। और इसीलिए जो आज हम लोग यहाँ पे मज़ार कायद पे पहुंचे, ताकि यहाँ से जो आज हम लोग मौसम की भी जो आपको अपडेट दे सके। आप भले ही ऑफिस में बैठे हो, लेकिन जितनी भी आपको मौसम की अपडेट चाहिए और आपके नाज़रीन को जो भी चाहिए, हम लोग इसीलिए फील्ड पे होते हैं ताकि हम आपको बर वक्त दे सकें। बस मंसूर, आपको देख लिया, आप खुश हैं, हम खुश हो गए, समझ लिया अपना। मुझे मंसूर ये बताइए, शहर की सूरत हाल क्या है? इंतजामात इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से कैसे हैं? गुज़िश्ता रात भी जो है चीफ मिनिस्टर सिंध ने कुछ अहकामात जारी किए हैं, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब वो भी अलर्ट हो चुके हैं। तैयारियां कैसी देख रहे हैं बारिश से निपटने के लिए? जी बिल्कुल रोहेल, ये बारिश जो हो रही है ना, अभी हम ये कह सकते हैं कि ये बारिश इंतजामिया की एक तरह से फेवर में जा रही है, क्योंकि बादल बिल्कुल जैसे पहले बारिश होती थी, आपने यकीनन नोट किया होगा कि 1.5-2 घंटे की जो मूसलाधार बारिश होती है ना, उसमें असल में इंतजामिया की कारकर्दगी सही मानों में निकल कर आती है। अभी हम ये कह सकते हैं कि इंतजामिया जो है कुछ हद तक बची हुई है, क्योंकि जो बारिश जो हो रही है ना, हो तो ये वक्फे वक्फे से रही है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन अभी तक जो मूसलाधार या तेज आंधी के साथ जो बारिश आती है ना, अभी तक वो नहीं आई। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची वालों को ये नवीद सुनाई गई है, उनको खबरदार भी किया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जो हवा का जो कम दबाव है, जो मगरिब की जानिब बढ़ रहा है, जो गुजरात से होता हुआ, इंडिया का गुजरात है और सिंध के इलाकों से होता हुआ जो मगरिब की जानिब बढ़ रहा है, जिससे ये कहा जा रहा है कि कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान काफी ज्यादा मूसलाधार बारिश के जो है इम्कानात मौजूद हैं। और अगर ये मूसलाधार बारिश होती है जैसे इंतजामिया ये दावे कर रही है, मुर्तजा वहाब भी हम देखते हैं, डिप्टी मेयर भी हम देखते हैं कि वो सड़कों के ऊपर दौरे कर रहे हैं, उससे अंदाजा हो जाएगा कि कराची शहर की असल में क्या सूरत हाल है। जो सफाई के इंतजाम के जो दावे किए गए, बताया जा रहा है कि उन्होंने गुज्जर नाले और दीगर जितने भी नाले हैं छोटे बड़े शहर के, उनको साफ कर रहे हैं। और ये भी ब्लेम गेम भी कहीं ना कहीं हम सुनने में आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो इससे पहले जो मेयर थे, जो जमात थी, जो मेयर बनी हुई थी, जो इंतजामिया थी, उनकी जानिब से अभी भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं जो है वो नालों में बोरियां हमें मिलनी है। यानी डायरेक्टली तो उन्होंने इशारा नहीं बोला, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लेम गेम हमें नजर आ रहा है कि ये वही बातें हैं मंसूर जो हर दफा बारिशों में सुनने को मिलती हैं कि जी बोरियां डाली हुई हैं, लेकिन वो निकालने वाला कोई नहीं है। मंसूर ये बताएं कि आप भी दफ्तर आए होंगे, हम भी आज सुबह निकले हैं काम पर, तो हमने देखा है कि कुछ जगहों पर पुल के नीचे या पुल से उतरते हुए या जॉइंट जहां पर जो सड़कें हैं और गड्ढे बने हुए, वहां पर पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। हमने कल भी देखा और आज भी देखा। तो वो जो पानी रात में बारिश हुई है, उसके बाद कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना हुआ, कोई मशीनरी हमें गवर्नमेंट की नज़र नहीं आई। पहले नज़र आ जाती थी जब उससे पहले जो स्पेल आया था। तो ये किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप बताएं इस हवाले से कि नालों की सफाई बता दें, मशीनरी बता दें। आज जो गवर्नमेंट ने हॉटस्पॉट्स कायम किए हैं, मरकज़ बनाए हैं, उसमें कुछ बात में वजन है या सिर्फ बातें ही हैं? जी बिल्कुल रोहेल, ये बात आपने बिल्कुल सही की, क्योंकि 1 या 2 रोज से हम भी ये देख रहे हैं कि कराची में जो हल्की हल्की बारिश हो रही है, इंतजामिया हमें सड़कों से जो है वो गायब नजर आ रही है। बाज जगहों पे जो ऐसी जो मरकजी शाहराह है, वहां पे तो आपको सफाई के हवाले से इंतजामात नजर आ जाएंगे। जो खासकर जो छोटे इलाकों में जो गली के जो निजाम होता है ना, गली मोहल्ले का, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ के इंतजाम जो है वो बहुत ही ज्यादा नाकिस हैं। और सबसे जरूरी चीज जो इसके अंदर है वो जो खस्ता हाल जो बोसीदा सड़कें हैं कराची की, जो अरसा दराज से जिनके ऊपर काम नहीं हुआ है, और काम भी हुआ है तो सिर्फ ऐसा काम हुआ है कि सिर्फ कारपेटिंग की हद तक वो काम हुआ है। जैसे पहले पूरा रोड को तोड़ के बनाया जाता है, डामर बिछाया जाता है, वो चीज हमें अब नजर नहीं आती, सिर्फ कारपेटिंग होती है। और अरसा दराज से हम देख रहे हैं कि कराची की बेशतर ऐसी सड़कें, मरकजी शाहराह ऐसी हैं जिनके ऊपर काम हो ही नहीं रहा। और असल वजह जो है बारिशों के अंदर वो नुकसान की हो यही रही है, क्योंकि जो पहले बारिश हुई है माजी के अंदर, उसके बाद जो है कराची की जो सड़कें थी वो काफी हद तक उनमें गड़े पड़ चुके थे, शगाफ पड़ चुके थे, उन शगाफ को भरा ही नहीं गया। जो मजीद अब महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई कर दी है कि आइंदा आने वाले दिनों में, अभी तो खाली ये बताया जा रहा है कि 31 अगस्त तक जो मानसून बारिशों का सिलसिला चल रहा है ये तो है ही है,
लेकिन इसके बाद मजीद बता रहे हैं कि सितंबर के पहले हफ्ते में दोबारा एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है वो भी सिंध के अंदर दाखिल हो सकता है। तो मंसूर, यानी पहले आप इस स्पेल से तो निकल जाए हम लोग, अभी 31 तक निकल जाए, उसके बाद हम देखेंगे। अच्छा मंसूर, मुझे ये बताएं, इस वक्त शहर में कहाँ कहाँ बारिश हो रही है? अगर हल्की बारिश भी हो रही है तो कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है बारिश हो रही है? और रोहेल, अभी तक जो इतलात मिली है ना हल्की हल्की बूंदाबांदी की, वो तो आप ये समझे कि कराची के बेशतर मकामात, चाहे हम यहाँ पे एमेजिना रोड की बात कर लें, फेडरल बी एरिया की बात कर लें, आयशा मंजिल की बात कर लें, गुलशन की बात कर लें, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, क्लिफ्टन तक की बात कर लें, तो यहाँ से अभी तक इतलात मौसूल हो रही है कि हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है वो अभी भी शहर में जारी है। जी अच्छा, अब मुझे ये बताएं मंसूर, कल रात में एक इबाहम था खबर को लेके कि खासतौर पे वालिदैन बड़ा परेशान थे, बारिश के हवाले से गवर्नमेंट ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है। हैदराबाद में बच्चों के जो स्कूल्स हैं, तालीमी इदारे हैं, वो बंद कर दिए गए हैं। सखर में भी ये नोटिफिकेशन आ गया। सिंध की तरफ से क्या प्रॉब्लम आया, ख़ासतौर पे कराची की तरफ से? क्योंकि माजी में हमने देखा कि कभी इस तरह से नहीं हुआ, गवर्नमेंट के एक नोटिफिकेशन जारी करती थी, वो निकल जाता था, फिर जो कहा जा रहा है कमिश्नर निकालेंगे, फिर कह रहे हैं जी डिप्टी कमिश्नर निकालेंगे, ये क्या मामला है? इस पर ज़रा सा रोशनी डालेंगे। रोहेल, इस बार जो बारिश हो रही है ना, आपने जो बात कही कि वालिदैन परेशान है, मैं ये कहूंगा कि वालिदैन नहीं बल्कि हुकूमत भी जो है वो तजब्जुब का शिकार है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी जो हम छुट्टियां दें या ना दें, क्योंकि आपने देखा है कि अभी जो मौसम गर्मा की वजह से जो हीट वेव चल रही थी, हुकूमत ने पहले ही जो है 15 दिन की एक्स्ट्रा जो है वो छुट्टियां दे दी थी, यानी 15 अगस्त से सही मानों में यहाँ पे स्कूल जो है वो ओपन हुए हैं। अब उसके बाद अचानक से ये बारिशों का जब सिलसिला स्टार्ट हो गया है, तो तालीमी इदारों की जानिब से भी कहा जा रहा है कि बच्चों को हमें जो कवर कराने के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि 15 दिन का उनका जो कोर्स है वो वैसे भी जाया हो चुका है। और कराची में अब जो आपने बारिश वैसे नोट की होगी, पहले कराची में बारिश होती थी एक साथ पूरे शहर में, आप जब सुनते थे कोई रिश्तेदार, आपका दोस्त, अहबाब आपको बताते थे, तो सब जगह पे एक साथ बारिश होती थी। लेकिन अब जो आप बारिश देखते थे, किसी इलाके में हो रही है, किसी में नहीं हो रही है। आप मिसाल के तौर पे अगर एमेजिना रोड से आ रहे हैं और आप सुरजानी की तरफ जा रहे हैं, तो पता चला कि सुरजानी में बारिश नहीं हो रही, कहीं आपको पता चला कि गुलशन में हो रही है, तो फेडरल बी एरिया में नहीं हो रही। तो मंसूर, अब नोटिफिकेशन भी यही निकलेगा ना कि जिस इलाके में बारिश हो रही होगी वहाँ के स्कूल बंद कर देते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज ने सब कुछ चेंज कर दिया है। सही है? हाँ जी बिल्कुल, आप सही कह सकते हैं। यही वजह होगी शायद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जानिब से कल एक पहले नोटिफिकेशन निकाला गया, जिसमें इन्होंने मौसम का बताया कि मौसम के बायस जो हम इसको छुट्टियां दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हम दोबारा ये देखते हैं कि उनकी जानिब से उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अभी तक बहुत से स्कूलों ने उस नोटिफिकेशन के बाद ये ऐलान कर दिया था व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कि कल हमारे स्कूल, यानी आज उनके स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। लेकिन बाद में जैसे ये नोटिफिकेशन कैंसिल किया गया, तो वालिदैन खुद तजब्जुब का शिकार हो गए। उनके समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों को सुबह स्कूल भेजें या ना भेजें, और हो सकता है बहुत से स्कूल वालों को शायद अब मैसेज करके उनको भी आइडिया नहीं रहा होगा कि नोटिफिकेशन कैंसिल हो जाएगा। तो अभी तक स्कूल इंतजामिया हो गई, वालिदैन हो गई या हुकूमत हो गई, तीनों मैं समझता हूँ कि इस पर परेशान है, कंफ्यूज हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जो बात आपने कही ना बारिशों की, देखिए एक तो बारिश होता है, लोग एंजॉय करते हैं, बाहर के मुल्कों में हर जगह बारिश होती है, लोग एंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ जो मेन मकसद है ना बारिश से जो परेशानी होती है, टूटी फूटी सड़कों में जो गड्ढे पड़े हुए, जिसके बाइस पानी जो वालिदैन छोड़ने जाते हैं ना बाइक पे खासकर, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मेन होल गटर के ढक्कन गायब हो जाते हैं। आपने वाकयात देखे होंगे कि बच्चे जा रहे होते हैं गटर में गिर जाते हैं। मंसूर, 2 से 3 घंटे तो हम ट्रैफिक में होते हैं दफ्तर पहुंचने के लिए, फिर भी वक्त पे नहीं आ पाते। अच्छा मंसूर, हमें ये बताएं, मुर्तज़ा वहाब खुद ये कह रहे हैं कि बारिश में एंजॉय करने की ज़रूरत नहीं है, घरों में रहिए। तो एक तरफ आवाम थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, गर्मी के बाद मौसम अच्छा हुआ है, वो एंजॉय करना भी चाहते हैं। दूसरी तरफ हमारे जो मुल्क और ख़ास तौर पे जो हमारे शहर के लोकल इश्यूज़ हैं वही सॉल्व नहीं हो रहे, तो इंसान आवाम क्या करेंगे? परेशानी अलग है, क्राइसिस अलग है। हाँ जी बिल्कुल रोहेल, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आवाम पहली वीक तो कराची की अगर हम यहाँ पे स्पेशली बात करें तो सबसे ज्यादा गर्मी जो यहाँ पे पड़ रही थी चंद सालों पहले, 4-5 साल पहले तक कराची में ऐसी गर्मी नहीं पड़ती थी। लेकिन 2015-16 से जो हीट स्ट्रोक आया है, उसके बाद से अमूमन हम देखते हैं कि मई का महीना, अप्रैल का, जून जुलाई तक ये महीनों में खूब गर्मी पड़ती है। अभी भी गर्मी पड़ रही थी, कराची वाले ये सोच में बैठे हुए थे कब बारिश हो वो एंजॉय करें। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंतजामिया मैं आपको बता रहा हूँ ना, किसी भी इंतजामिया ने, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट आई हो, बदकिस्मती के साथ बलदियाती नुमाइंदे जो इदारे जो है ना, उनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर रही है। हमेशा से ब्लेम गेम का इल्जाम हम देखते हुए हैं कि जो हुकूमत इस बार आती है वो दूसरों को डालती है। अगर खाली अभी भी यहाँ पे ये लोग रोड सही कर दें ना, रोड की कारपेटिंग कर दें, जो गड्ढे पड़े उनको भर दें और गटर के ढक्कन वगैरह लगा दें, और बिजली के जो तार आए दिन हम सुनते हैं जैसी एकदम जरा सी 2 बूंदे पड़ी लाइट चली जाती है, लोड शेडिंग हो जाती है, कई कई घंटों तक लाइट नहीं आती। तो 2 प्रॉब्लम जो है सबसे ज्यादा कराची वाले फेस करते हैं बारिश के अंदर। एक तो गटर में जो ढक्कन नहीं होते, जो रोड टूटे हुए होते हैं, पानी उनमें भर जाता है, गाड़ी और बाइक दोनों उसमें गिरते हैं, सबसे ज्यादा टेंशन उसमें होती है। और दूसरी चीज होती है हमें लाइट की प्रॉब्लम होती है, जैसे इलाके में लाइट चली जाती है तो बेचारे कराची वाले सोचते हैं खुशियां मनाए तो कहाँ जाके मनाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मंसूर, आपसे आखिरी सवाल करूंगा फिर इजाजत लूंगा। महकमा मौसमियात वाले अब क्या रिपोर्ट कर रहे हैं?
ताज़ा खबर बताएं कि आज बारिश कब मुतवक्के है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और जुम्मे को क्या प्रोग्राम होगा, किस तरीके से बारिश बादल बरसेंगे, कितना ज़्यादा अलर्ट है जुमेरात आज का दिन और जुम्मा और हफ्ता। जी बिल्कुल, आज महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है कराची के अंदर तेज आंधी के साथ साथ तेज बारिश भी मुतवक्का है। बहुत से इलाकों के अंदर उन्होंने ये कहा है कि मूसलाधार बारिश के भी इम्कानात है। कराची में ये बताया जा रहा है कि अगर बादल जमकर बरस जाते हैं तो 150 से 200 मिलीमीटर तक बारिश भी हो सकती है। जैसा कि उन्होंने ये भी कहा है कि हवा का कम दबाव जो है वो मगरिब की जानिब बढ़ रहा है और जैसे ही दबाव बढ़ेगा तो कराची में बारिश होंगी। इसके साथ साथ ठट्टा और बदीन में भी ये कहा जा रहा है कि 300 से 400 मिलीमीटर तक जो है वहां पे बारिश के इम्कानात भी मौजूद हैं। और यानी ये 24 घंटे बहुत अहम है। ये बताया जा रहा है कि 24 घंटों के दौरान जो हम देख सकते हैं कि अगर उनकी पेशगोई सही हो जाती है तो मूसलाधार बारिश के इम्कानात जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मंसूर जिया आपका। आप पूरे शहर की और सिंध की सूरत हाल के हवाले से हमें और नाजरीन को आगाह कर रहे थे। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखें और हम मजाक में भी सारी बातें कर रहे थे, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें और महफूज रहिए, कहने का मकसद ये। अब एक और चीज़ है नाज़रीन, वो करें कि कारोबार के हवाले से लोग परेशान भी हैं और बैंकिंग का निज़ाम वो बड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं, हम इस्लाम की बात करते हैं और हमारी चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। सूद को हम पसंद नहीं करते और हम उसको लानत भेजते हैं। हमने गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम किया, सूद पे हम इंटरेस्ट पे हमने बात की थी। लेकिन नाज़रीन, इस्लामिक बैंकिंग का कंसेप्ट निकाला ही इसलिए था कि इस्लामिक बैंकिंग की विंडो खोलने का मकसद पाकिस्तान में ये था कि जो बैंकिंग इंटरेस्ट है, क्योंकि लोगों ने सूद की वजह से लोगों ने बैंक्स की जॉब भी छोड़ी, फिर दे रियलाइज़ कि नहीं पाकिस्तान की, क्योंकि हमारा मामला इस्लाम से चलता है, इसी पे हम देखते हैं। तो अब खबर ये आई है, मैं बताऊं, और इस पर मैंने बड़ी डिबेट भी की और ये जो किस्सा है कि इसमें एक कान ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, पकड़ने का नहीं है, सूद लिया जा रहा है नाज़रीन। अब जो इस्लामिक बैंकिंग वाले हैं वो कहते हैं नहीं जी हम इंटरेस्ट नहीं लेते, हम किराया ले रहे हैं, हम शरई तौर पर इस चीज़ को कर रहे हैं। रिपोर्ट ये आपको बताएं कि इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर आवाम से ज़्यादा मुनाफा लिए जाने का इंकशाफ भी हुआ है। इस्लामिक बैंकिंग में कर्जे लेने पर 25 से 30% शरह सूद लिया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक सलीम मांडीवाला की ज़ेर सदरत सेनेट कमेटी बराए ख़जाना का ये ख़ास इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन ख़जाना कमेटी ने इंकशाफ किया कि इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर आवाम से ज़्यादा मुनाफा लिया जा रहा है। चेयरमैन कमेटी ने बताया कि इस्लामिक बैंकिंग में कर्ज लेने पर 25 से 30% शरह सूद, जबकि कन्वेंशनल बैंकिंग में 20% शरह सूद पर काम हो रहा है। अब नाज़रीन समझने की बात यह कि एक स्टेट बैंक है जो रेगुलेट कर रहा है तमाम तर बैंक्स को, उसके अंडर में इस्लामिक बैंक भी आता है। अब इस स्टेट बैंक का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि आपको अपनी पॉलिसीज़ थोड़ी सी इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से सॉफ्ट रखनी है, उसमें सूद का इन्हिसार नहीं करना, और आप अगर इंटरेस्ट ले भी रहे हैं तो उसको शरह वाला एक्सपेक्ट के हिसाब से लें, क्योंकि शरिया कंप्लाइंस बोर्ड बना हुआ है, शरिया बोर्ड बना हुआ है जो इस्लामिक फाइनेंस में रन हो रहा है। अब सवाल ये है कि स्टेट बैंक एक तरफ बात कर रहा है और सलीम मांडवी वाला ख़ुद क्योंकि स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट में, वो ये बात कर रहे हैं, उन्होंने ये चीज़ को नोटिस किया है। और उसके अलावा जो आवाम है वो भी ये चीज़ कह रहे हैं कि जी इस्लामिक बैंक्स हैं, बहुत बड़े बड़े बैंक्स हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए उनका बड़ा इनपुट है। लेकिन सर सवाल ये है उन लोगों से कि क्यों इतना इंटरेस्ट? एक तो अवाम वैसे ही परेशान है और इस्लामिक बैंकिंग बनाने का मकसद और पर्पस ये कि इंटरेस्ट फ्री लोन दें। अच्छा, इंटरेस्ट फ्री लोन दे नहीं सकते बिकॉज ऑफ रेगुलेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो वहाँ फंस जाते हैं कि नहीं जी एक स्टेट बैंक के भी कुछ नोटिफिकेशंस हैं। फिर दीगर मामला आती हैं कि नाज़रीन इतने ज़्यादा प्राइसेस रिवाइज़ कर देते हैं हर 6 महीने के बाद, चाहे आप ट्रांजैक्शन करें, चाहे विद होल्डिंग टैक्स का मामला हो। लेकिन इस्लामिक बैंक अब ऐसा लग रहा है कि ये कन्वेंशन बैंक से भी ज़्यादा, जो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो कि ये अच्छी बात तसव्वुर नहीं की जा रही। इस्लामिक बैंकिंग पे लोगों के आने का मकसद ये था कि सूद से बचा जा सके। ये तमाम तर मामला है नाज़रीन, इस पर हम कोशिश करेंगे कि इस्लामिक बैंकिंग का रिप्रेजेंटेटिव अगले किसी प्रोग्राम में लेकर मौक़िफ़ रखें उनका, क्योंकि ये खबर तो आ गई है, अब दोनों तरफ से मौक़िफ़ होने चाहिए तो हम लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो दूर होगी। आई होप कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया। अपना और अपने मुल्क का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे कल मुलाकात होगी। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।